पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर आपको कोई क्रिमिनल कंप्लेन या एफआईआर दर्ज करानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल जजमेंट सीरीज। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केस XXX वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये सीरीज जो है ये इन कोलैबोरेशन विद द वर्डिक्ट टुडे है और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है जो उनके अप्रैल एडिशन में हमें देखने के लिए मिलता है। ये जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमें बताता है कि पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट अगर हमें क्रिमिनल केस दर्ज कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका फैक्ट्स देखते हैं। तो फैक्ट्स में क्या हुआ कि कंप्लेनेंट ने कहा कि उसके साथ जो एपेलेंट्स हैं, 3 एपेलेंट्स ने जो कि पुलिस ऑफिसर थे, अलग अलग ओकेजन्स पर उसके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट का। सबसे पहले उसने कहा कि रिस्पोंडेंट 5 उसके पास आया था उसके घर पे और घर पर आकर उसका रेप किया। सेकेंडली कहा कि उसके कुछ दिनों बाद उसका सीनियर डीएसपी आया था और उसने भी उसको सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया और उसके साथ मिसबिहेव किया। थर्डली कुछ टाइम बाद एक और सीनियर ऑफिसर आए थे जिन्होंने ये प्रिटेक्स्ट करके कि वो हेल्प करेंगे उसको एक आइसोलेटेड जगह पे बुलाया और वहां पर उसका रेप किया था। तो फिर जब ये सेकेंड इंसिडेंट हुआ था, जब डीएसपी रैंक के व्यक्ति ने उसके साथ सेक्सुअली मिसबिहेव किया था, तब उसने क्या किया था, तब उसने कंप्लेंट करी थी ऑफिस ऑफ सुप्रिटेंडेंट पुलिस के साथ। उसके बाद उसकी जो कंप्लेंट है वो डीएसपी को फॉरवर्ड हुई थी, जिन्होंने रिपोर्ट उसमें स्टेट किया कि जो उसके एलिगेशंस हैं वो अनट्रू हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 साल तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब उसके बाद जब वहां पे जो एसपी ऑफिस था वहां पे जब चेंज हुआ चार्ज, तो एपेलेंट ने फिर से क्या किया, रिटन कंप्लेंट सबमिट करी 6 सितंबर 2024 पे। और फिर उसने क्या किया, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को 8 सितंबर को कंप्लेंट करी और 9 सितंबर को उसने क्या किया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 173 क्लॉज 4 की कंप्लेंट डाल दी कि इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करी जाए जो कि उसके ऑफेंडर्स हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि उस समय बीएनएसएस एक्टिव हो गया था और बीएनएसएस में 175 क्लॉज 4 था जो कि पहले की सीआरपीसी में नहीं था, न्यूली एडेड प्रोविजन है 175 क्लॉज 4। तो फिर क्या हुआ, जेएमएफसी ने इसमें रिपोर्ट कॉल कर ली डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कि आप बताइए कि इसमें क्या हुआ है। अब जब ये रिपोर्ट कॉल ही हुई थी उसके बीच में ही जो एपेलेंट थी उसने क्या किया, उसने इन्वोक कर लिया रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट सेइंग कि भाई ये अनफेयर एंड अनलॉफुल इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस की, और उसने रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के डायरेक्शन सॉर्ट किए जो कि केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में दिए हैं। और ये कहा कि रिट से ये डिक्लेयर किया जाए कि जो एक्ट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं इन सेक्सुअली असॉल्टिंग हर, ये जो है दे वर नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। और ये प्रे किया कि क्योंकि वो इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं है, इसीलिए उसमें सेक्शन 175 बीएनएसएस जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और उन्होंने ये कहा कि ये सारी इम्यूनिटी पुलिस ऑफिसर्स को 175 के अंडर नहीं दी जाए और उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने के डायरेक्शंस दिए जाए। अब क्या हुआ कि जब सिंगल जज ने वो सब अलाउ कर दिया तो सिंगल जज ने उसमें ऑर्डर दिया कि जो 175(4)(a) का कंप्लायंस है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो रेप का ऑफेंस है या सेक्सुअल मिसकंडक्ट का ऑफेंस है ये डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज में नहीं आता है। तो उन्होंने ये कहा कि 175 में लिखा है ये डायरेक्टरी नहीं है, मैंडेटरी है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जेएमएफसी को डायरेक्ट कर दिया कि आप एपेलेंट की जो एप्लीकेशन है उसको एज पर लॉ जो है डिस्पोज करिए और 10 डेज के अंदर इसमें एफआईआर रजिस्टर करिए। अब उसके ऑर्डर के कंप्लायंस में जेएमएफसी ने 10 डेज के अंदर एफआईआर रजिस्टर कर दी। अब एफआईआर रजिस्ट्रेशन से जब अग्रीव्ड हुए जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने सिंगल जज के डिसीजन के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में जो है अपील फाइल की। डिवीजन बेंच ने जब उनके सामने अपील आई तो ये बोला कि भाई इसमें बहुत सारे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो इन्वॉल्व है, लेकिन जो हमारे सामने मेन क्वेश्चन है वो ये डिसाइड करने का है कि क्या ये टाइम सही है उस केस में इंटरफियर करने का जब प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग है कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब जेएमएफसी के सामने। तो फिर उन्होंने क्या किया, डिवीजन बेंच ने सेट असाइड किया सिंगल जज के ऑर्डर को और ये कहा कि जो डायरेक्शन है ऑफ रजिस्टरिंग द एफआईआर वो सही नहीं है क्योंकि वो अनवारंटेड था, क्योंकि कंप्लेनेंट की ऑलरेडी प्रोसीडिंग जेएमएफसी के सामने चल रही थी और सिंगल जज को ऐसे डायरेक्शन नहीं पास करने चाहिए थे जब जेएमएफसी का कोई ऑर्डर अंडर चैलेंज नहीं था। और थर्डली उन्होंने ये कहा कि अगर जेएमएफसी के सामने सेक्शन 175(4) की एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है तब
हाईकोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं किया जा सकता विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडी अंडर बीएनएसएस। तो ये इश्यूज है। अब इसके आउटकम से जो एपेलेंट थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने क्या किया कि ये अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करी, जिसमें हमारे को कई फोल्ड्स ऑफ इश्यूज डिस्कस होते हुए मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया है, मेनली जो इश्यूज बनाए हैं, उन्होंने कहा जो सब्सटैंशियल क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हैं वो सबसे पहले ये है कि सेक्शन 175 का सबसेक्शन 4 बीएनएसएस का क्या वो स्टैंड अलोन प्रोविजन है या फिर उसको सेक्शन 175 क्लॉज 3 के साथ रीड करना जरूरी है। ये पहला क्वेश्चन बनाया। सेकेंडली क्वेश्चन बनाया कि क्या व्हाट इज द प्रोसीजर दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट मस्ट फॉलो जब उनको ऐसी कंप्लेंट रिसीव हुई है अगेंस्ट द अक्यूज जो कि पब्लिक सर्वेंट है और वो एक्ट्स जो हैं अलेज्ड हैं अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। ये दो लॉ के क्वेश्चन हुए। फिर उन्होंने बोला अपील में जो फैक्ट्स के क्वेश्चन है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि क्या सिंगल जज ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया जब उन्होंने 175(4) को इंटरप्रेट किया और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस इश्यू कर दिए जेएमएफसी को टू पास दैट ऑर्डर विदाउट दैट प्रेयर बीइंग आस्क्ड और प्रेड फॉर बाय द कंप्लेनेंट और इन द एब्सेंस ऑफ चैलेंज ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ जेएमएफसी। तो ना जेएमएफसी के कोई ऑर्डर को चैलेंज किया गया, ना ऐसी कोई प्रेयर की गई हाईकोर्ट के सामने। तो क्या ऐसे में सिंगल जज ने जो ऑर्डर दिया है वो सही है या नहीं है। नंबर 2, कौन से ऐसे एक्ट्स होंगे पब्लिक सर्वेंट के जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस में फॉल करेंगे विद इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। तो यहां से डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अब ललिता कुमारी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसको डिस्कस करता है सुप्रीम कोर्ट, और इसके पहले भी इस संबंध में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के संबंध में ये केस बहुत ही लैंडमार्क था जिसपे हेवीली जो है एपेलेंट ने रिलाई भी किया है। इसके जो कंक्लूसिव डायरेक्शंस हैं वो क्या है, उसके कंक्लूसिव डायरेक्शंस ये हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अगर इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में और उस कंडीशन में कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, अगर इंफॉर्मेशन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नहीं इंडिकेट करता है तब इंक्वायरी जरूरी है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसमें कंडक्ट हो सकती है ये असर्टेन करने के लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। थर्डली, अगर इंक्वायरी डिस्क्लोज करती है कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस को तो एफआईआर को रजिस्टर करना जरूरी है। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये बताती है कि कंप्लेंट है तो उसकी कॉपी की एंट्री करके उस क्लोजर को सबसे पहले सप्लाई करना चाहिए इन्फॉर्मेंट को 1 वीक के अंदर और उसमें जो है डिस्क्लोज करना चाहिए रीजंस कि क्यों कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को क्लोज किया जा रहा है और प्रोसीड नहीं किया जा रहा। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी इस ड्यूटी को एफआईआर को रजिस्टर करने की ड्यूटी को इग्नोर नहीं कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता है और एक्शन लेना जरूरी है ऐसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मैटर में एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है। नेक्स्ट जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप क्या है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप है कि ये नहीं है कि आप सारी चीजों की ट्रूथफुलनेस और वेरासिटी को देन एंड देयर चेक करने लग जाओ, आप एविडेंस कलेक्शन में वहां पे नहीं लगोगे, आप इंफॉर्मेशन जो रिसीव्ड है बस उसको असर्टन करोगे कि वो इंफॉर्मेशन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बताती है या नहीं बताती है। अब किस टाइप की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना चाहिए ये हर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ केस पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, फैमिली डिस्प्यूट्स में, कमर्शियल ऑफेंसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में, करप्शन केसेस में या अबनॉर्मल डिले है एफआईआर फाइलिंग में, तब इनको हमारे को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हुए देख लेना चाहिए। पर ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है कि किन चीजों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब जो है कि जब हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं तब ये तो ठीक है कि अक्यूज की राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेनेंट को भी हमें देखना जरूरी है। इस कारण से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टाइम बाउंड तरीके से होना जरूरी है और मैक्सिमम 15 डेज में हो जानी चाहिए। एक्सेप्शनली एडिक्वेट रीजन अगर दिए जाएं तो 6 वीक्स का और फर्दर टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आपको जगह नहीं मिलना चाहिए और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंक्लूड होना चाहिए और डिले के रीजन आपकी जनरल डायरी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब जो जनरल डायरी है, स्टेशन डायरी है, डेली डायरी है, ये रिकॉर्ड करती है सारी इंफॉर्मेशन जो कि पुलिस स्टेशन को मिलती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जितने कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके इंफॉर्मेशन मिल रही है, भले ही वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड हो रही है या वो लीडिंग टू इंक्वायरी जा रही है, उसको मैंडेटरीली
रिफ्लेक्ट करना जरूरी है आपको उस डायरी में, और जो डिसीजन टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट है या नहीं ये भी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे को डायरेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं ललिता कुमारी में। लेकिन क्योंकि हमारे केस में एपेलेंट जेएमएफसी के पास ही चली गई थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये ललिता कुमारी के डायरेक्शंस जो हैं वहां पे कितने हद तक अप्लाई होंगे इसको हमें देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि 175 क्लॉज 4 जो है वो स्टैंड अलोन प्रोविजन है कि उसको 175 क्लॉज 3 के साथ रीड करना जरूरी है। तो 175 क्लॉज 4 को ऐड किया गया है बीएनएसएस में, और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट रिसीव्ड हुई है तो फिर उसको और वो कंप्लेंट अगर पब्लिक सर्वेंट के संबंध में है इन डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, तो he can receive a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to the such public servant, and after considering the assertions made by the public servant as that to that situation that led to incident so alleged। तो एक तो उनके ऑफिसर की रिपोर्ट लेंगे, दूसरा दैट alleged पब्लिक सर्वेंट से उनसे समझेंगे कि भाई आपका क्या कहना है उस इंसिडेंट के बारे में। तो 175 क्लॉज 4 जो है ये एडिशनल प्रोटेक्शन देता है किसको, पब्लिक सर्वेंट को, और 175 क्लॉज 3 जनरली बात करता है वो ऐसे किसी को प्रोटेक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे मेन इशू क्या था, यहाँ पे मेन इशू ये था कि क्योंकि रेप का ऑफेंस है तो क्या ये डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी में जाते हुए हम 175(4) का प्रोटेक्शन देंगे, या फिर क्योंकि ये डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी में नहीं काउंट होगा तो इसको एज अ नॉर्मल कंप्लेंट 175(3) में हमें रीड करना चाहिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 175(4) जो है ये इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन प्रोविजन नहीं है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम इसको ये नहीं कह सकते कि आप अकेले मूव कर जाइए 175(4) में, क्योंकि अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है पुलिस ऑफिसर के नेग्लेक्ट से टू रजिस्टर द एफआईआर तो उसको पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके शिकायत करनी चाहिए। वहां पे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो जेएमएफसी को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप हमें इसे एक स्टैंड अलोन प्रोविजन बना देंगे तो लोग डायरेक्टली जेएमएफसी के पास आने पर लगेंगे, जो कि सही नहीं है, और वो लॉ को सर्कमवेंट होना लगेगा जो कि अलाउड नहीं है। इसीलिए पहले एफआईआर, फिर एफआईआर के रिफ्यूजल से एसपी, एसपी के रिफ्यूजल से मजिस्ट्रेट, ऐसे उसकी सीक्वेंस आनी चाहिए। नंबर 2, क्या इसको 175(3) के प्रोवाइजो की तरह पढ़ा जा सकता है? तो प्रोवाइजो के इसमें वर्ड्स यूज नहीं है, और दूसरा टेस्ट है कि क्या मेन प्रोविजन के हट जाने पे प्रोवाइजो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर मेन प्रोविजन 175(3) को माने, उसके हट जाने पे क्या 175(4) अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर देगा? ऐसा नहीं है, तो हम उसको प्रोवाइजो में भी नहीं पढ़ सकते। तो 175(4) ना तो स्टैंड अलोन प्रोविजन है, ना वो 175(3) का प्रोवाइजो है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे इन हार्मनी इसका कंस्ट्रक्शन होगा 175(3) के साथ। तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट्स, ये रिक्वायर करता है कि सारे मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो 175 क्लॉज 3 की है उसको फुलफिल की जाए। मतलब कि यहाँ पर जो कंप्लेंट होनी चाहिए वो भी इन राइटिंग होनी चाहिए और सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट होनी चाहिए। इन दोनों के हार्मोनियस स्टडी होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 175(4) जहां रीड करता है कि एनी मैजिस्ट्रेट empowered अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, इसको हमें रीड करना चाहिए दैट एनी मैजिस्ट्रेट empowered अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट इन राइटिंग अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट of commission of offense arising in the course of the discharge of his official duty supported by an affidavit order investigation subjected to। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। अब ये एफिडेविट कौन कौन स्वर्ण करा सकता है? तो जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करा सकते हैं, कमिश्नर ऑफ ओथ करा सकते हैं, नोटरी करा सकते हैं, और वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए कि क्या आपकी पर्सनल नॉलेज में है और क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप रीजनेबली ट्रू बिलीव करते हैं। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए जब 175(4) इन्वोक करना है। तो जब 3 और 4 को सिंबॉलिकली साथ में रीड करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन आने पे ये प्राइमा फेसाई सैटिस्फाई होना जरूरी है कि जो अलिज्ड एक्ट है वो डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट में है या नहीं है। अगर उसके पास
ये आता है कि इट इज इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, तो उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा नहीं है और उसको क्या है, वो प्रोसीजर जो दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा, मतलब सुपीरियर की रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी उस केस में। सेकेंडली, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डाउट होता है कि ये डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में है या नहीं है, तो फिर भी साइड ऑफ क्वेश्चन में उसको क्या है, एक सीनियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट से जो रिपोर्ट है वो मंगवा लेना चाहिए। अब उसके बाद जो है, अगर उन्हें लगता है कि ये डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में किया गया एक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट एक्ट है, तो आपको 175(4) के कोई स्पेशल प्रिविलेज देने की जरूरत नहीं है ऐसे पब्लिक सर्वेंट को, और आप डायरेक्टली 175(3) में उसके अगेंस्ट मूव कर सकते हैं। अब यहां पे जो है, जो हमें देखने चीजें मिली कि अगर प्राइमा फेसाई डिस्चार्ज है और इन द पब्लिक ड्यूटी ऑफेंस, तो आप सुपीरियर की रिपोर्ट मंगवाइए, डाउट है तो भी सुपीरियर की रिपोर्ट मंगवाइए। अगर प्राइमा फेसाई क्लियर है कि भाई ये तो डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी में हो ही नहीं सकता, तब आपको कोई स्पेशल स्टेटस, कोई स्पेशल गारंटी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली उसमें 175(3) के अंदर मूव कर सकते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपने सुपीरियर से मंगवाई रिपोर्ट और वो दबा के बैठ गया है, रिपोर्ट ही नहीं भेज रहा है, तो क्या ऐसे में जेएमएफसी के हाथ बंधे हुए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, यहाँ पे हाथ बंधे हुए नहीं है। अगर फेलियर टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन है तो एक रीजनेबल टाइम तक रुकिए और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए अपने केस में अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो आप आगे की उसमें कार्रवाई करिए। अब क्या यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रीजनेबल टाइम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा, हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर से रिपोर्ट कॉल करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हाथ बंधे हुए नहीं है, उनको एक मौका देना है, एक रीजनेबल टाइम देना है, लेकिन सिस्टम के हाथों विक्टिम को या केस को एक्सप्लॉइट होने की नौबत नहीं आने देनी है। अब बात हुई कि जो प्रेजेंट केस के फैक्ट्स थे कि क्या सिंगल जज ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल उन्होंने एक्सीड किया, क्योंकि पहले तो कोई ऑर्डर ही नहीं था जेएमएफसी का जो अंडर चैलेंज था, तो आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं थी वहां पे। दूसरा, आपने क्या बोला, आपने जेएमएफसी को बोल दिया कि एफआईआर रजिस्टर करो अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, तो आपने इफेक्टिवली मजिस्ट्रेट को अपने ही ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए बोल दिया, जो कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर बीएनएसएस में अलाउड नहीं है। तो ऐसे में सिंगल जज ये चीजें डिक्लेयर नहीं कर सकता था कि वो एफआईआर मैंडेटोरियली रजिस्टर कराने का डायरेक्शन दे जेएमएफसी को, और वो डायरेक्शन जो था वो गलत डायरेक्शन था। अब बात होती है कि क्या प्रेजेंट केस में जो पब्लिक सर्वेंट के एक्ट थे वो इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी थे या नहीं थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम यहाँ पर जो है इस स्टेज पर ये नहीं डिस्कस करना चाहते, ना इसको डिटरमिन करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल राइट फोरम जेएमएफसी के सामने जो है अभी पेंडिंग है, और जेएमएफसी को जो है इसको डिसाइड करने, इसके बारे में प्रोसीड करने की पावर है। सो दिस इज नॉट द टाइम दैट वेयर वी शुड इंटरफेयर। और जो डिक्लेरेटरी रिलीफ मांगी है कंप्लेनेंट ने, तो रिट कोर्ट से आप डिक्लेरेटरी रिलीफ तो मांग सकते हो जब आपके थ्रेटेंड ब्रीच हो लीगल राइट का, लेकिन जो डिक्लेरेटरी रिलीफ एपेलेंट मांग रही है वो जो है नेचर ऐसा है जो कि ग्रांट नहीं किया जा सकता विदाउट बीइंग माउंटेड टू द ऑर्डर ऑफ जेएमएफसी कॉलिंग फॉर रिपोर्ट। तो यहाँ पे जेएमएफसी के ऑर्डर्स को सुपरसीड करके ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता, और क्योंकि जेएमएफसी राइट प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये डिसाइड करना सही नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस चीज को नहीं डिसाइड किया और उन्होंने अपहोल्ड किया डिवीजन बेंच के जजमेंट को, और फिर उन्होंने प्रोसीडिंग्स बिफोर जेएमएफसी को भेज दिया अंडर लॉ कि जेएमएफसी ये देखें कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175(3) है, वो अकम्पनीड बाय एफिडेविट है, वो स्वोन है, वो अफर्म्ड है, और क्या ये इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी है या नहीं है। तो ये एक अच्छा केस हमें देखने के लिए मिला है जो कि बीएनएसएस पे हमारे को एक क्लैरिटी देता है इन रिलेशन ऑफ दी पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट हमें क्रिमिनल केस दर्ज कराना हो। तो मिलेंगे जल्दी नए केस लॉ के साथ, तब तक याद रखेंगे लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।